कमांडो शेरवान मुझे एक ऐसे साथी के पास भेजने वाला था जो इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करने में मेरी मदद करता। मैं इसका असली नाम, इसका जगह का नाम यहाँ नहीं बताऊंगा। ये कश्मीरी मुजाहिद भारत के जिस शहर में अपनी सुराग रसानी की ड्यूटी दे रहा था, इसका शहर का नाम कुछ और था। वहाँ इस आदमी का पेशा भी कुछ और था। मैं इसके बजाय अमृतसर शहर का नाम बताऊँगा, कश्मीरी मुजाहिद का नाम ही फर्जी बताऊँगा। बाकी सारे वाक़यात, सारे कमांडो ऑपरेशन सच्चे और असली होंगे। यूँ समझ लें कि कमांडो शेरवान ने मुझे अपने कश्मीरी मुजाहिद का नाम जहांगीर बताया। शेरवान ने रात के वक्त खुफिया ट्रांसमीटर पर अपने कश्मीरी मुजाहिद जासूस जहांगीर से कोड अल्फाज में बात करके मेरे बारे में बताया और कहा कि जो खुफिया फौजी मालूमात हमें दरकार हैं वह हर हालत में मुहैया की जाएँ। ट्रांसमीटर ऑफ करने के बाद शेरवान ने कहा, अब तुम्हें जहांगीर के पास अमृतसर जाना चाहिए। यहाँ इसने अमृतसर शहर के बजाय एक दूसरे शहर का नाम लिया था। वो भी यूँ समझ लें कि भारत का एक सरहदी शहर ही था। और अपने कश्मीरी मुजाहिद ने पाकिस्तान की तरफ से जाने वाली सड़क पर एक लॉरी अड्डे के पास स्टेशनरी और पुरानी किताबों की दुकान खोल रखी थी। मैं सिर्फ एक दिन कमांडो शेरवान की खुफिया कमीनगाह में रहा। यहाँ मुझे जो भी मालूम हुआ था, मुझे मकबूजा कश्मीर में भारत अपने फौजियों में इजाफा कर दिया है। आज़ाद कश्मीर की सरहद पर भी भारतीय फौजियों का इज्तिमा देखा गया था। मैंने शेरवान की कमीनगाह में ही नहा धोकर कपड़े बदले। ये अगस्त का महीने का वक्त था। कश्मीर में बारिशें हो रही थी। शेरवान ने मुझे हिदायत करते हुए कहा था, बॉल पेंट पेंसिल पिस्तौल की खास हिफाजत करना। इसे अपनी ही जेबों में हरगिज़ न रखना, बल्कि बूट में जुराबों के अंदर छुपा कर रखना। इसने मुझे कुछ भारतीय करेंसी भी दी थी। मेरे सर, दाढ़ी के बाल, बढ़े हुए बाल देखकर बोला, तुम्हारा यह हुलिया ठीक है, बाल ना तरवाशना। इस हुलिये में तुम इतनी जल्दी नहीं पहचाने जा सकते। बाकी तुम खुद भी जानते हो कि तुम्हें हर हालत में दुश्मन की नज़रों से मोहतात होकर रहना होगा। जब रात ज़रा गहरी हुई तो मैं खुफिया कमीनगाह से निकलकर अमृतसर की तरफ रवाना हो गया। यहाँ भी मैं अपने सफ़र की तफसील में नहीं जाऊँगा। मैं अमृतसर पहुँच गया। इस वक्त शाम हो चुकी थी। अपना कश्मीरी मुजाहिद जहांगीर दुकान पर मौजूद था। मेरी इतला इसे मिल चुकी थी। शेरवान ने इसे मेरा हुलिया बता दिया था। इसके बावजूद हमने आपस में चंद खुफिया जुमलों के तबादला किया। जब हम दोनों को यकीन हो गया कि हम वही आदमी हैं जिनको एक दूसरे से मिलना था, तो जहांगीर ने अलमारी में से किताबें निकाल कर मुझे दिखाना शुरू कर दी। इस वक्त दुकान में सिर्फ एक हिंदू या सिख औरत ही मौजूद थी जो अपने बच्ची को कापियाँ दिखा रही थी। जब तक वो औरत दुकान में मौजूद रही, मैं एक गाहक बनकर किताबों को देखता रहा। जब वो चली गई तो जहांगीर ने आहिस्ता से कहा, इसी सड़क पर कुछ दूर आगे जाकर जगत सिनेमा है। फिल्म का शो शुरू होने वाला है। गैलरी का टिकट लेकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मैं सुनकर खामोशी से दुकान से निकल गया। सड़क पर दोनों जानिब खंभों पर बत्तियां रोशन थी। दुकानें खुली थी। यहाँ 2 रोज़ पहले बारिश हुई होगी। सड़क के किनारे कीचड़ था, कहीं तांगे खड़े थे। साइकिल रिक्शे वाले भी आ जा रहे थे। ज़्यादातर दुकानें सिखों की थी। एक गुरुद्वारा भी था जिसके बाहर एक सिख फूलों की छावड़ी लगाए बैठा था। गुरुद्वारे के अंदर से शब्द कीर्तन की हल्की आवाज़ें आ रही थी। फिदा में हफ्स था। सड़क की दूसरी तरफ जगत सिनेमा हाउस की इमारत थी। शो शुरू होने वाला था। एक जगह अंग्रेज़ी और गोरमखी में गैलरी लिखा था। ये टिकट वाली खिड़की थी। मैं भी सिखों हिंदुओं की कतार में खड़ा हो गया। टिकट लिया और ऊपर गैलरी में आकर दरवाजे से ज़रा हटकर एक जगह पर बैठ गया। हाल में रोशनी हो रही थी। काफ़ी लोग बैठे थे। मैं दीवार के पास बैठा था। मेरे ऊपर चकोर सुराख थे जिनमें से फिल्म की रोशनी ने स्क्रीन पर पड़ना था। थोड़ी देर बाद घंटी बजी। हाल की बत्तियां बुझ गईं और फिल्म शुरू हो गई। मेरी तवज्जो फिल्म की तरफ बिल्कुल नहीं थी। मैं गैलरी के दरवाजे की तरफ देख रहा था। एक आध बार स्क्रीन पर निगाह डाली तो मालूम हुआ कि हिंदी की फिल्म है और इसमें हेमा मालिनी भी है। मैं खास तौर पर ऐसी जगह बैठा था जहां मेरे आसपास कोई नहीं बैठा था। फिल्म शुरू हुए आधा घंटा गुजर गया। तब गैलरी का पर्दा एक तरफ हटा और फिल्म की हल्की हल्की सफ़ेद रोशनी मैंने अपने कश्मीरी मुजाहिद जहांगीर को दाखिल होते देखा। वो दीवार के साथ खड़ा हो गया और गैलरी का जायजा लेने लगा। फिर इसने मुझे दीवार के पास बैठा देख लिया और मेरे पास आकर साथ वाली सीट पर बैठ गया। इसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पूरा यकीन है कि अमृतसर में दाखिल होते वक्त तुम्हारे पीछे एक खुफिया पुलिस वाला नहीं था? मेरी निगाहें पर्दा स्क्रीन पर थी। मैंने कहा, मुझे पूरा यकीन है। जहांगीर ने आगे से कोई जवाब न दिया। फिर इसने कहा, मैंने अपने खुफिया जरायों से एक दिन पहले ही वो मालूमात हासिल कर ली थी जिनके बारे में कमांडो शेरवान ने मुझसे बात की थी। मैं तमाम खुफिया फौजी मालूमात लेकर खुद शेरवान के पास जाने वाला था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मैंने आहिस्ता से कहा, वो मालूमात क्या है? जहांगीर ने धीमी आवाज़ में कहा, भारत ने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पर हमला करने का पूरा प्लान बना लिया है। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर पर हमला किया जाएगा। भारत के नापाक अज़ाइम यह है कि ज़बरदस्त फौजी साजो सामान और ज़्यादा नफरी के जरिए आज़ाद कश्मीर पर कब्जा कर लिया जाए। इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान पर वाघा और बरकी की जानिब से बैक वक्त अलगार कर दी जाए और लाहौर में कब्जा ले लिया जाए। मैंने जहांगीर से पूछा, हमले की तारीख और वक्त कौन सा मुकर्रर है? वो बोला, ये सीक्रेट हमारे आदमियों को मालूम नहीं हो सका। भारतीय फौजी हाई कमांड ने हमले की तारीख और वक्त को बेहद खुफिया रखा हुआ है। इसके मुतालिक जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, सिवाय 2-1 भारतीय जनरलों के और किसी को कुछ मालूम नहीं। इस वक्त वाघा अटारी सेक्टर में भारत की एक डिवीज़न 115 इन्फेंट्री पूरी टैंक रेजिमेंट के साथ मौजूद है।
एक डिवीजन फौज बमाए टैंक रेजिमेंट अमृतसर ज़रा पीछे पहुंच चुकी है। इनकी मदद और कमक के लिए पीछे एक माउंटेन डिवीजन नंबर 23 3 टैंक रेजिमेंट के साथ अमृतसर के आसपास रिजर्व में पाबरकाब है। इन डिवीजन के साथ तोपखाना भी है। एक आदमी हमसे आगे 3 कतारें छोड़कर कुर्सियों के दरमियान से गुजर रहा था। जहांगीर चुप हो गया। जब वो आदमी चला गया तो जहांगीर कहने लगा, दुश्मन 3 गुना ज़्यादा ताकत और नफरी से पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफाजत पर रखे। पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का मरकज़ ही नहीं, आलम इस्लाम का किला भी है। इसे हर हालत में कायम और दायम रहना चाहिए। मैंने कहा, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं जहांगीर, पाकिस्तान कायम और दायम रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह हमेशा सलामत रहेगा। हमारी पाक फ़ौज के शेर दिल जवान और अफसर सी सपिलाई दीवार बनकर दुश्मन का सर तोड़ देंगे। यकीनी तौर पर ये फ़ौजी रिपोर्टें इन तक भी पहुंच चुकी होंगी और पाकिस्तान की डिफेंस लाइन पर एक एक जवान दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए सीना सुपर होकर अलर्ट हो चुका होगा। ये कुफ्र इस्लाम का मार्का है और इंशाअल्लाह फतह इस्लाम की होगी। इंशाअल्लाह जहांगीर ने भी मेरी तायद में कहा। मैंने जहांगीर से कहा, अमृतसर में भारत की जो एक डिवीजन फौज टैंक रेजिमेंट के साथ लाया है वो यहाँ पर किस जगह मुकीम है, क्या ये मालूम हो सकता है? जहांगीर कहने लगा, ये कोई ऐसी छुपी बात नहीं है। एक डिवीजन फ़ौज बहुत बड़ी फ़ौज होती है। इस फ़ौज ने अमृतसर से ज़रा पीछे रेलवे लाइन के पास एक मैदान में आर्दी छावनी डाल रखी है, मगर इस तरफ जाने की किसी को इजाज़त नहीं। मैंने कहा, इस वक्त एक मुहिब वतन कमांडो की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ है कि दुश्मन की फ़ौजी ताकत को जितना नुकसान पहुँचा सकता हूँ पहुँचाऊँ। मैं दुश्मन के इस फ़ौजी मरकज़ में शब खून मार कर इसके टैंक फोर्स को बर्बाद करना चाहता हूँ। जहांगीर बोला, मैं तुम्हें इस जगह का पूरा नक्शा समझा दूंगा जहाँ इस वक्त भारत ने अपनी इन्फेंट्री डिवीजन टैंक रेजिमेंट के साथ रखी हुई है। फिल्म अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि जहांगीर मुझे सिनेमा हॉल से निकाल कर अंधेरे गैराबाद इलाके में से गुजारा, अपने मकान पर ले गया। ये आबादी के कोने पर एक कोठरी थी। एक छोटे से सहन वाला मकान था जहाँ कश्मीर जम्मू के एक आम मेहनत कश मुसलमान दुकानदार की हैसियत से अरसे 8 साल से मुकीम था। इसने मुझे भारतीय फौजी कैंप का पूरा महल वकू समझा दिया। मैं दूसरे दिन जहांगीर के घर में ही छुप कर कमांडो एक्शन का मनसूबाबंदी करता रहा। इस दौरान जहांगीर ने यह भी मालूम कर लिया था कि भारतीय फौजी डिवीजन के सारदी कैंप में टैंक रेजिमेंट के टैंक किस तरफ कैमोफ्लेज करके रखे गए हैं। नक्शे की मदद से इसने मुझे सारी लोकेशन और जगह समझा दी। बॉल पॉइंट पिस्तौल तो पहले ही मेरे पास था। जहांगीर की मदद से मैंने चॉकलेट की 6 टिक्कियों की शक्ल में इंतहाई ताकतवर और ज़बरदस्त धमाका खेज टाइम बम भी तैयार कर लिए। ये बम हैंड ग्रेनेड की तरह के थे, मगर छोटी चौकोर टिक्कियों की तरह थे। इनमें एक कील दबाई गई थी। इस कील को खींच कर टारगेट पर फेंकना था। ये 6 के 6 बम टैंकों के जमगट्टे में मुझे 10-15 गज के फासले से फेंकने थे। अगर मैं ज़बरदस्त सिक्योरिटी में से निकल कर किसी तरह इस जगह पहुंच जाता जहाँ भारतीय फौजी टैंक खड़े थे तो इनको तबाह करना मेरे लिए कोई मुश्किल ना था। सबसे मुश्किल मरहला इन टैंकों के करीब जाना था, जिसके बारे में मुझे मालूम था कि वहाँ इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होगी कि कोई परिंदा भी इधर से नहीं गुजर सकता होगा। लेकिन मुझे बहरहाल ये टारगेट मारना था, ख्वाह इसके लिए मुझे अपनी जान का नजराना क्यों न पेश करना पड़े। सहपैर के वक्त जहांगीर मुझे टारगेट दिखाने के लिए ले गया। हमें खास स्कीम पर अमल करते हुए टारगेट तक पहुंचे, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। रेलवे लाइन से कुछ 600-700 गज के फासले पर एक जगह खेतों में एक बहुत बड़ा फौजी कैंप लगा था। हम रेलवे लाइन के इस तरफ धीरक के एक दरख्त के ऊपर चढ़े हुए थे। कैंप के इर्द गिर्द कांटेदार तार की गुच्छे फैला दिए गए थे। चूंकि यह आर्जी कैंप था, इसलिए वहां खारदार तारों वाली दीवार बनाने की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। टैंक छोटी छोटी टुकड़ियों की शक्ल में खारदार तारों से काफी पीछे हटाकर दरख्तों के नीचे खड़े किए गए थे। जहांगीर कहने लगा, तुम्हें तार काटने के लिए पलाश साथ ले जाना होगा, इसका इंतजाम हो जाएगा। मैंने सारा नक्शा जहन में अच्छी तरह बिठा लिया और ये भी दरख्त पर ऊपरी करते हुए तय कर लिया कि मुझे जनूब की जानिब खेतों में रेंग कर खारदार तारों तक पहुंचना होगा। इस वक्त सूरज ढलने लगा था। हम दरख्त से उतरकर अलग अलग हो गए और अलग अलग रास्तों से घर पहुंचे। इस रात मुझे अपने मिशन पर रवाना होना था। मैंने जहांगीर को बता दिया कि अगर मैं टारगेट मारने में कामयाब हो गया तो वापस इसके पास नहीं आऊँगा, बल्कि उधर ही से किसी दूसरे शहर निकल जाने की कोशिश करूँगा। अगर खुदा न खास्ता पकड़ा गया तो मेरी ज़बान पर जहांगीर का नाम नहीं आएगा। मैंने अपने कमांडो मिशन के लिए रात के 2 बजे का वक्त तय किया था। यह वक्त ऐसा था कि गार्ड ड्यूटी पर खड़े सिपाहियों पर भी नींद का गलबा शुरू हो जाता है। इस वक्त इनसे थोड़ी बहुत गफलत की तवक्को की जा सकती थी। वैसे किसी भी मुल्क का फौजी क्यों ना हो, इसकी ट्रेनिंग इस तरह हुई होती है कि वो अपनी ड्यूटी पर कभी गाफिल नहीं होता। जहांगीर ने एक छोटे साइज का मगर बड़े मजबूत पलास लाकर मुझे दे दिया। मैंने 2-3 लोहे की तार काट कर इसका तजर्बा भी कर लिया था। जब रात के ठीक 2 बजे तो मैंने जहांगीर से हाथ मिलाते हुए कहा, दोस्त अल्लाह के हवाले, जिंदा रहा तो किसी न किसी जगह फिर मुलाकात होगी, मर गया तो मेरा कहा सुना माफ़ कर देना। मैं रात की खामोशी और तारीकी में जहांगीर के घर से निकलकर अमृतसर की इस आबादी की तरफ चल पड़ा जिसका नाम पहले शरीफपुरा हुआ करता था। लेकिन हिंदुस्तान आज़ाद हो जाने के बाद वहाँ हिंदू सिख शरणार्थी आ गए थे और इन्होंने इस जगह का नाम सिंहपुरा रख दिया था। रास्ते का मुझे पता था,
رات کے وقت بڑی سڑک پر چلنے کے بجائے میں ایک جگہ کھیتوں میں ہوتا ہوا ریلوے لائن پر آ گیا۔ یہ ریلوے لائن امرتسر سے جلندھر امبالے دلی کی طرف جاتی تھی۔ رات تاریک تھی، ریلوے اسٹیشن کی روشنیاں میرے پیچھے رہ گئی تھی۔ بڑی سڑک پر جو GT روڈ تھی، واہگہ بارڈر کی طرف جاتے مجھے 2-3 فوجی ٹرکس بھی ملے، مگر ریلوے لائن پر کسی قسم کی ٹریفک نہیں تھی، آس پاس کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ کھیتوں میں بھی اندھیرا اور رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی اور اطمینان تھا کہ جب سے میں ماضی کے زمانے میں روشن بزرگ کی زیارت کر کے آیا تھا، میرے سر پہ سے چندریکا کی بدرو کا سایہ دور ہو چکا تھا۔ اس دوران کئی راتیں اور دن گزر گئے تھے، مگر مجھ پر اندھے پن کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کی بینائی نہیں گئی تھی۔ ایسے خطرناک اور ناگہانی بیماری سے نجات حاصل کر لینے کے بعد میرے حوصلے مزید بلند ہو گئے تھے۔ میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، راستے میں سگنل کے کھمبوں کے نیچے سے بھی گزرا جن کی سرخ بتیاں روشن تھیں۔ 2 ریلوے پھاٹک عبور کیے، راستے میں مجھے کوئی چوکیدار یا پولیس کا آدمی نہ ملا۔ آخر میں اس مقام کے قریب آ گیا جہاں ریلوے لائن کی ایک جانب کچھ فاصلے پر پاکستان پر حملہ کرنے والے بھارتی انفنٹری ڈویژن پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ بہت بڑا عارضی فوجی کیمپ تھا جہاں اتنی زیادہ نہیں لیکن کافی روشنی تھی، خاص طور پر کیمپ کے ارد گرد جو کانٹے دار تار لگی تھی۔ وہاں تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لکڑی کے کھمبوں پر بلب روشن تھے۔ میں کیمپ کے پہلو سے ہوتا ہوا ریلوے لائن پر آگے نکل گیا۔ کافی دور آگے جا کر میں ریلوے لائن سے اتر آیا۔ اب میں کھیتوں میں گھس گیا جہاں سے مجھے فوجی کیمپ کی خاردار تاروں کے پاس جانا تھا۔ اس راستے کا تعین میں دن کے وقت کر چکا تھا۔ میں کوئی اناڑی آدمی نہیں تھا، ایک تربیت یافتہ کمانڈو تھا۔ اس سے پہلے کمانڈو ایکشن کر کے ایسے کئی ٹارگٹ اڑا چکا تھا۔ کھیت میں فصل زیادہ اونچی نہیں تھی، میں جھک کر چل رہا تھا۔ ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ میں ایسی جگہ پر آیا تھا جو روشنیوں کے 2 کھمبوں کے درمیان تھی، لیکن یہاں زیادہ اندھیرا نہیں تھا۔ تاروں کے گچھے صاف نظر آ رہے تھے۔ اگر کسی گشتی پارٹی کے سپاہی ادھر آ گئے تو میں انہیں دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ تار کاٹنے والا پلاس بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ خاردار باڑ سے کچھ فاصلے پر مجھے درختوں کے نیچے 6-7 ٹینک بھی کیموفلیج کی حالت میں نظر آئے۔ میرا اور میرے ٹارگٹ یعنی بھارتی ٹینکوں کا فاصلہ میرے حساب سے زیادہ تھا، اور اس بات کا کافی امکان تھا کہ اگر میں نکیل کھینچ کر باری باری ان پر چاکلیٹ سائز کے گرینیڈ پھینکے تو وہ راستے میں ہی پھٹ جائیں گے۔ چنانچہ مجھے تار کاٹ کر کم از کم 15-20 قدم اندر کیمپ کے احاطے میں جانا تھا۔ میں کھیت کی مینڈ کے پاس فصل میں چھپ کر کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اس انتظار میں تھا کہ اگر کوئی فوجی پیٹرول پارٹی یا گشتی پارٹی وہاں سے گزرے تو میں اس کو نظر نہ آؤں اور اسے گزر جانے دوں۔ جب مجھے وہاں بیٹھے 6-7 منٹ گزر گئے اور کوئی فوجی گشت لگاتا وہاں نہ آیا تو میں نے خاردار باڑ کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ پلاس میرے سیدھے ہاتھ میں تھا۔ آہستہ آہستہ زمین پر رینگتا خاردار تاروں کے گچھے کے پاس پہنچ گیا۔ اب مجھے دیر نہیں کرنی تھی، اس میں لیٹے لیٹے تار کاٹنے تھے۔ میں تیسرا تار کاٹ رہا تھا کہ اچانک مجھے رائفل کے سیفٹی کیچ آگے کرنے کی آواز آئی۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا، ایک سکھ فوجی رائفل کی نالی کا رخ میری طرف کیے فائر کرنے کی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ اس نے مجھے زور سے ٹھڈا مار کر کہا، ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ خدا جانے یہ سکھ فوجی کب وہاں پہنچ گیا تھا، مجھے اس کی آہٹ تک نہیں آئی تھی۔ میں نے پلاس پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ سکھ فوجی کی رائفل کا رخ میری طرف تھا۔ میں فوجی کیمپ کی خاردار باڑ کے آگے زمین پر پیٹ کے بل لیٹا تھا اور میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ جس پلاس سے میں خاردار باڑ کے تار کاٹ رہا تھا وہ پلاس میرے پاس ہی زمین پر پڑا تھا۔ میری پتلون کی جیب میں انتہائی طاقتور دھماکہ خیز گرینیڈ تھے۔ باڑ کے 2-3 تار میں کاٹ چکا تھا۔ میرے پاس کوئی ادھر بہانہ نہیں تھا، میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہو گیا تھا کہ مجھے زمین سے اٹھنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ یہ سکھ فوجی خدا جانے کہاں سے اچانک میرے سر پر آن موجود ہوا تھا۔ اس نے ایک اور ٹھڈا میری پسلیوں میں مارا اور پنجابی میں گالی دے کر کہا، کھڑے ہو جا۔ میں رائفل کی سیفٹی کیچ آگے کرنے کی آواز سن چکا تھا۔ اب صرف ٹریگر پر انگلی کے ہلکے سے دباؤ کی ضرورت تھی کہ رائفل میں سے کوئی گولی نکلے اور میرے سر کے پر خچے اڑا دے۔ میرے پاس اپنے بچاؤ کے لیے صرف ایک ہی ہتھیار تھا اور وہ زہریلی سوئی والی بال پوائنٹ پینسل تھی، لیکن یہ ہتھیار میرے ہاتھ میں نہیں تھا، میری پتلون کی دائیں طرف والی جیب میں تھا۔ سکھ فوجی کے حکم پر میں اٹھنے لگا تو منہ کے بل لیٹے ہوئے اٹھتے وقت لامحالہ مجھے اپنے ہاتھ زمین پر لگانے تھے۔ مجھے جو کمانڈو ایکشن کرنا تھا وہ میں نے سوچ لیا تھا۔ یہ ایکشن میری زندگی کا آخری ایکشن بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ کسی بھی ملک کے تربیت یافتہ فوجی کو ایسی حالت میں دیر کرنا کہ اس کے ہاتھ میں رائفل بھی ہو اتنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ کام ہر حالت میں کرنا تھا اور اپنی جان کی بازی لگا کر کرنا تھا۔ میرے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس سکھ فوجی پر مجھے ایک بات کی برتری ضرور حاصل تھی کہ وہ اگر ٹرینڈ فوجی تھا تو میں ایک تربیت یافتہ کمانڈو تھا، اور مجھے میرے انسٹرکٹر نے ہوشنگ آباد کے جنگلوں میں کمانڈو ٹریننگ کے دوران ایسے گر سکھائے تھے کہ اگر میں ان میں سے کوئی ایک گر بھی پوری مہارت اور ٹھیک وقت پر استعمال کرتا تو سکھ فوجی بچ نہیں سکتا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں جیب میں ہاتھ ڈال کر زہریلی سوئی والی بال پوائنٹ نکال کر اس پر فائر کر سکتا، لہذا مجھے ایک دوسرے کا گر استعمال کرنا تھا۔ اس کا موقع مجھے زمین پر ہاتھ رکھ کے اٹھنے سے مل سکتا تھا۔ شرط صرف اتنی تھی کہ اس ایکشن کے دوران 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصہ بھی ضائع نہ ہو۔